हम लोग उसके गार्डन में गए और गार्डन में वहाँ पे एक मैनहोल था, उसने मैनहोल खोला, उसमें टॉर्च लगाई और अंदर में नोट ही नोट US$ के एक कंटेनर में दफनाए गए थे। तो मैंने कहा ये कितना है? ये तो यहाँ पे एक $2, $5, $10, $20 के नोट नज़र आ रहे हैं। कहता है इसमें तो $75 मिलियन है। कई पॉलिटिशियंस तो ये पाब्लो एस्कोबार के साथ भी बिजनेस में थे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। कहाँ के? अमेरिका के। एक पुणे का व्यक्ति था डेविड ससून। उसने रिटेल आउटलेट्स खोले हुए थे शंघाई में, और शंघाई, मॉडर्न शंघाई का जो निर्माण हुआ है वो उसी के पैसे से हुआ। तो उन रिटेल आउटलेट्स में उनको बोलते थे ओपियम का अड्डा, अफीम का अड्डा। वहाँ जाके बिस्तर मिलता था, पाइप मिलती थी, वो चीनी पीते थे, सो जाते थे। चीनियों ने प्लान बनाया कि वो हमसे बदला लेंगे। अब आप ये समझिए कि उनके अंदर में जो हमारे प्रति खुन्नस है, जो खुंदक है, वो 1841 से लेके 2024 तक चल रही है। आपकी इन बातों से ये लगता है कि जो हम नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखते हैं, हाँ। अल चापो या पाब्लो एस्कोबार वगैरह वगैरह, हम दूर बैठ के देखते हैं। लेकिन आपकी जो थियरी है, इससे ये महसूस होता है कि इसे सबसे पहले अगर और ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाया है, किसी ने उसका स्ट्रक्चर्ड किया है, तो हमारे पड़ोसियों ने किया है। मुशर्रफ की जो फिलॉसफी थी वो थी कि इसको एक कॉलोनी बनाया जाए अफगानिस्तान को। अब उनकी एक कॉलोनी बांग्लादेश तो अलग हो गई, तो अब उनको दूसरी कॉलोनी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा यहाँ से तो पैसा बनता रहेगा। कारजाई का थिंकिंग ये थी कि ये हमारे देश में आके पैसा बना रहे हैं और ये नारकोटिक्स का धंधा कर रहे हैं और मुझे इसका कट नहीं मिल रहा। आप चाहते हो कि आप ये जिहाद लड़ो, तो उसका मार्केट एंट्री कॉस्ट है। आप हमें ये दो, फिर हमें पता चले कि भाई आप सीरियस कमिटेड हो या आपने हमें बलि का बकरा बनाना है सिर्फ। जिहाद जो शब्द है वो एक मजहब से निकलता है और बड़ा पवित्र माना जाता है। दूसरी तरफ यहाँ नशे का धंधा भी हो रहा है, उसी मजहब में नशे को भी हराम माना जाता है। ये जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? अक्सर आपने हमें अपने स्टूडियो में बंद पाया है किसी मेहमान के साथ, किसी नई किताब के साथ, और ये कम होता है जब हम आलस त्याग कर स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और पढ़ाकू नितिन शूट करते हैं। आज से पहले 2 दफ़े हुआ है, मुझे याद है। दोनों बहुत शानदार एपिसोड थे। एक तो दुलत साहब के साथ था और उनकी किताब आई थी उस वक्त, आप देखिएगा, सुनिएगा ज़रूर। और दूसरा था इकबाल चंद मल्होत्रा के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और पता नहीं क्या क्या बातें उस पॉडकास्ट में हुई और वो खूब चला, लोगों ने खूब सराहा। उसके बाद भी इकबाल चंद मल्होत्रा हमारे साथ आए, लेकिन स्टूडियो में आए थे और बहुत खूबसूरत किताब उन्होंने लिखी थी, द बॉम्ब, द बैंक, द मुल्ला एंड द पॉपीज। इसके बाद तो लगातार आग्रह का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि आपको इन्हें हफ्ते में, महीने में एक आध बार तो बुलाना चाहिए और नियमित रखिए। अब नियमित कैसे रखें हम? साहब, जब जब किताब आती है तब तब इकबाल साहब के पास हम आ जाते हैं। तो हमने इस बार धर लिया जल्दी से, क्योंकि एक किताब और आ गई है। मेरे हाथ में है वो किताब, द न्यूक्स, द जिहाद, द हवालाज एंड क्रिस्टल मेथ। ये किताब जो है ब्लू वन इंक ने छापी है, ताज़ा ताज़ा आई है, लेकिन अभी सब जगह उपलब्ध है। आप इसे पढ़ सकते हैं। इसकी खास बात बता देता हूँ, उसके बाद पॉडकास्ट शुरू करेंगे। इसकी खास बात यह है कि ये किताब जो है लीनियर नहीं है, इसकी कई परतें हैं और कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी। चूंकि किताब जटिल है, इसलिए इसे अध्यायों में बांटा है इकबाल चंद जी ने। और आप जब एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आखिर में आपके बात समझ में आएगी, क्योंकि सब सिरे तब जाकर जुड़ेंगे कि हमारे पड़ोस में और हमारे मुल्क में भी और सुदूर अमेरिका में भी जो पॉलिसीज बनती हैं, उनके पीछे क्या क्या खेल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस किताब को लिखने के लिए इकबाल जी, और बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नितिन। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दर्शकों को ये किताब को दिखा भी दीजिए। वो तो हम वैसे भी दिखा देंगे बाद में एडिट में। हाँ, इसको दिखा दीजिए। तो पतली दुबली है, लेकिन प्रोसेस करने में किताब को समय लगता है। 70,000 वर्ड्स हैं, हाँ, जानकारी बहुत है पर तो इसमें, इसमें माल बहुत भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं आपसे कह भी रहा था शुरू होने से पहले पॉडकास्ट, कि आपकी पिछली किताब जो है उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, और इस बार जो किताब है इसमें कहानियों के इशारे हैं। एक एक पात्र पकड़िए और उसकी कहानी जानिए और मज़ा आएगा कि दुनिया में ऐसे ऐसे करेक्टर हुए हैं। वैसे मैं आपका स्वागत कर रहा था, स्वागत तो मेरा है, मैं साहब के घर में हूँ आज। तो शुरू करते हैं किताब की बात। बिल्कुल। ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे इसमें एक सिलसिला नजर आया। जब हमने पिछली बार बात की थी तो उसमें मैं देख रहा था, एक BCCI बैंक था पाकिस्तान का, खूब बदनाम हुआ।
और वो नशे के कारोबारियों का हो या बड़े बड़े करप्ट लोगों का हो, उनका अड्डा बन गया था, उनके पैसों का निवेश करता था, जमा करता था वो बैंक बीसीसीआई। जानकर हमें हैरानी हुई कि वो तो पाब्लो एस्कोबार तक के गांव में जाके ब्रांच खोल रहे थे। पहली बार ये पता चला। और आप वाहिद आदमी हैं ऐसे जो दुनिया में जो कुछ घट रहा है उसके पीछे का अर्थशास्त्र भी बताते हैं, खासकर नशे का कारोबार। फिर मैंने देखा कि बीसीसीआई बैंक की वजह से ही पाकिस्तान में जो है परमाणु बम बहुत पैसा लगता है उस तकनीक को खरीदने में, उसके सामान को खरीदने में। तो बीसीसीआई बैंक की वजह से ही उनका परमाणु बम भी बना। अब जब मैं किताब देखता हूँ तो मुझे ये महसूस हुआ कि उससे आगे की कुछ कहानी है, क्योंकि इसमें AQ खान भी दिखाई देते हैं और AQ खान का पतन भी। मैं ठीक पकड़ रहा हूँ, ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल सही है। ये कहानी आगे की इसलिए है कि ये मैंने ये कहानी 2004 में, पहली कहानी 2004 में समाप्त की थी, 27 जनवरी 2004 को। उस दिन डॉक्टर AQ खान का अरेस्ट हुआ था और मैं उन्हीं दिनों में एक फिल्म बना रहा था जिसका नाम था द न्यूक्लियर ग्रेड गेम, और वो NHK जापान पे प्रीमियर हुई थी कोई फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में 2004 में। उस वक्त भारत में चुनाव चल रहा था तो उसकी कोई चर्चा खास नहीं हुई। तो उस कहानी का जो मेन पात्र था, वो जो पहली किताब थी उसके 3 पात्र थे। एक तो डॉक्टर AQ खान था, एक पात्र था आगा हसन आबिदी, और एक पात्र वहाँ से निकल के उभर रहा था एक कली की तरह, और वो था पाकिस्तान का फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ, जो उसमें खिल के सामने आ वो गया। खिल के सामने आ गए। और वो कहानी थी कि पाकिस्तान ने एक बैंक खड़ा किया था, BCCI बैंक, और वो इसलिए खड़ा किया था कि वो अपना जो परमाणु प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको वो फंड करें। और उन्होंने अरबियों के पैसों से फंड किया था, क्योंकि आबू धाबी का जो शेख था उसने ये उनको डिपॉजिट दिए थे, और उसने कहा कि आप मुझे ब्याज दो इंटरनेशनल रेट से %0.5% ज़्यादा, और तब मैं आपको अरबों डॉलर दे दूंगा। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने वहाँ पे डिपॉजिट में रखे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिखाया कि ये डिपॉजिट एक्चुअली उनकी इक्विटी है, और उसके आधार पे उन्होंने और पैसे दुनिया से लिए और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो डालते रहे। परंतु क्या हुआ कि 1980 के आसपास 79-80 में वो जितना प्रॉफिट तेल के व्यापार से हो रहा था वो कम हो गया अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण, और वो कुछ ये एंटी पोल्यूशन डिवाइसेस भी आ गई थी, और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बन गई थी अमेरिका में। तो थोड़ी सी डिमांड कम हो गई ऑयल की। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। तो एक पाकिस्तानी, बड़ा काबिल पाकिस्तानी जनरल था, लेफ्टिनेंट जनरल फजलुल हक, जिसने कि भुट्टो को अरेस्ट किया था जनरल जिया के कहने पे। तो उसने बड़ी स्टडी की कि जो ये वियतनाम में युद्ध चला अमेरिका का, उसमें एक काफ़ी सारे जो उनके सैनिक थे वो एक बीमारी के शिकार हो गए जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और उसको झेलने के लिए उन्होंने हेरोइन लेनी शुरू की। तो हेरोइन एडिक्ट्स बन गए थे। तो तब तक क्या हुआ कि ये इन्वेजन हो गया अफगानिस्तान का, सोवियत रूस ने आक्रमण किया और वो अंदर घुस गए और सत्ता उन्होंने अपने हाथों में ले ली अफगानिस्तान की। अभी हम उस दौर में चल रहे हैं जिसमें जिया हैं, भुट्टो हैं। हाँ, और भुट्टो तो जा खत्म चुके गया, हैं, जा चुके, ऊपर और या नीचे गए, जहाँ भी गए वो गए, जहाँ भी गए। और और वो सोवियत यूनियन घुस गया है अफगानिस्तान में। हाँ, नजीब वाला काल आ गया। नजीब के थोड़ा पहले, थोड़ा तो पहले। उस वक्त बबरक करमाल था, और वो बाकी ऐसे बंदे थे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो उस समय उसने जनरल जिया ने ये सोचा कि भाई पैसा कैसे और रेस किया जाए। तो फजलुल हक ने रिसर्च की हुई थी कि ये जो ड्रग्स का व्यापार है ये बड़ा ज़बरदस्त व्यापार है, और जो हम अमेरिकन सोल्जर्स इसके शिकार हुए थे, तो अफ़गानिस्तान में जो रूसी सोल्जर्स हैं, जो फ़ौजी हैं, वो भी शिकार होंगे, और साथ में जो एडिक्ट हो गए थे अमेरिकन्स वियतनाम में, वो भी खरीदेंगे। तो उसने एक पहले तो हशीश का ब्रांड इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, स्मोक द सोवियट्स आउट। मतलब कि
धुआं देके उनको सोवियट्स को बाहर निकालो, तब तुम चिलम मच्छरों की लगाओ, तरह। चिलम लगाओ मच्छर की तरह, उनको बाहर निकालो। फिर उसने क्या किया कि उसने अफगानिस्तान में जो ये अफीम उगरी थी, इधर उधर उगती रहती थी, उसने उसको कंसोलिडेट किया, वो एग्रीगेटर बन गया। और उसने कहा कि अफीम जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर टेस्ट बदल चुके हैं। अब अफीम का एक बाय प्रोडक्ट है हेरोइन। तो हेरोइन का व्यापार हो सकता है, क्योंकि हेरोइन के एडिक्ट्स हैं अमेरिका में बहुत, और यूरोप में भी हैं। तो उसने करीबन 200 से 300, ये तो एक गेस्टिमेट है, पर किसी ने कोई सेंसस लिया नहीं, तो 200 से 300 उसने हेरोइन की रिफाइनरीज खड़ी करनी थी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो ये सारा अफीम आता था, वो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता था, और फिर वो एक्सपोर्ट के लिए तैयार था। अब एक्सपोर्ट करने के लिए उनको लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत थी। अब लॉजिस्टिक्स वाला कौन था उस ज़माने में? तो एक गोकल ब्रदर्स थे, उन्होंने एक शिपिंग लाइन खोली थी, जिनका जिक्र पिछली किताब में। हाँ, तो उन्होंने ये सारा माल भेजना शुरू किया। जब माल भेजना शुरू किया तो उस समय ग्लोबलाइजेशन का दौर अभी अभी उभर के आ रहा था, बिल्कुल। पर वो एक लीगल ग्लोबलाइजेशन का दौर था। उसके साथ में पैरेलल एक डिवियन ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें के क्राइम भी ग्लोबलाइज हो रहा था, नारकोटिक्स भी ग्लोबलाइज हो रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग भी ग्लोबलाइज हो रही थी, ये सब चीज़ें ग्लोबलाइज हो रही थी। और आबिदी साहब जो बीसीआई के बैंक के जो चौधरी थे, प्रेसिडेंट से सीईओ थे, उन्होंने ये मौका का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने बंदे भेजे साउथ अमेरिका में, क्योंकि उस वक्त कोकेन का बड़ा धंधा चल रहा था अमेरिका में जी। और कोकेन के जो डॉलर्स थे वो लॉन्डर होने के लिए तैयार थे। वो कोई चाहिए था, बस मिल जाए। हवाला सर्कल्स में, अंडरग्राउंड बैंकिंग सर्कल्स में ये खबर आ गई थी। तो उन्होंने अपने बंदे भेजे और वो जाके मेडलिन कार्टेल के अंदर गए, काली कार्टेल के अंदर गए, और उन्होंने उनके साथ में संपर्क बनाया, और वहाँ पे बीसीसीआई के ब्रांचेस खुलने लग गए कोलंबिया में और आसपास के जो देश हैं बोलीविया में। और फिर जो ये कोकेन था वो कोलंबिया से पैनामा के ज़रिए जाता था अमेरिका, फ्लोरिडा एट्सेट्रा। पैनामा की सरकार तो साथ ही थी तो इनके। पैनामा की सरकार जो प्रोटेक्शन देती थी, तो उन्होंने उसमें उसको भी अपने लपेट में ले लिया। और बीसीसीआई जो है वो जनरल नोरिएगा जो पैनामा के डिक्टेटर थे, तानाशाह थे, उनका ये पर्सनल बैंकर बन गया। वो भी उनके क्लाइंट हो गए। अब जिहाद चल रहा था। एक सेकंड बस मैं यहाँ रोक के बोल रहा हूँ, जिहाद चल रहा था, इस लाइन से शुरू करेंगे। हाँ, आपकी इन बातों से ये लगता है, और पिछली किताब से भी, कि जो हम नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखते हैं, हाँ। अल चापो या पाब्लो एस्कोबार वगैरह वगैरह, तो उन्हें देखकर तो लगता है कि ये तो हमसे बहुत दूर हो रहा है, कोलंबिया में हो रहा है, मैक्सिको में हो रहा है, डी अमेरिका वाली पकड़ रही है, हम दूर बैठ के देख रहे हैं। लेकिन आपकी जो थियरी है, इससे ये महसूस होता है कि इसे सबसे पहले अगर और ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाया है किसी ने, उसका स्ट्रक्चर्ड किया है, तो हमारे पड़ोसियों ने किया है, उनकी एजेंसी ने किया है। नहीं, उनकी एजेंसियों ने किया, और हमारे देश में दाऊद इब्राहिम जी थे, उनका भी कोई रोल था जो इसमें? कि बिल्कुल रोल था। दाऊद इब्राहिम तो एक मास्टर क्रिमिनल था। 90s में रोल आया कि उसके बाद आया? नहीं, उसका जब वो ड्रग्स में गया, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो 80s में ड्रग्स में घुसा के 90s में घुसा, बट आप ये देखिए कि 1993 में वो बागी बन गया था, जब उसने बॉम्बे ब्लास्ट आईएसआई के साथ किए थे। तो उस समय उसके नेटवर्क्स जो थे वो डिवियन ग्लोबलाइजेशन के तहत फैल गए थे, तो कनेक्शंस बन गए थे, क्योंकि तब छोटी छोटी मात्रा में हेरोइन यहाँ पे आ रहा था। और ये हेरोइन कहाँ से आ रहा था? पाकिस्तान से आ रहा था, लेकिन हो सकता है कि और जगहों से भी आ रहा था, नाइजीरिया से आ रहा हो। तो ये उन्होंने दाऊद एंड गैंग ने, जो डी कंपनी ने, ये कॉन्टैक्ट्स और संपर्क बनाया हुआ था। ठीक है। तो तभी तो ये उनका आईएसआई का रिसोर्स बना। जो इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट नहीं होता तो वो आईएसआई का रिसोर्स कैसे बन जाता? बिल्कुल। और फिर उन्होंने उसको पनाह दी जब वो भारत से भागा, यहाँ पे आतंक बचा दुबई के गया, फिर पाकिस्तान। दुबई गया, पाकिस्तान गया, उन्होंने उसको पनाह दी और वहां से भी उसका धंधा चलता रहा। क्योंकि एक आदमी था जो कि मेरी किताब सेकंड बुक में, इस लेटेस्ट बुक में फिगर करता है, उसका नाम है अल्ताफ खनानी। और अल्ताफ खनानी एक हवाला डीलर था, जिसने कि बड़े कंजर्वेटिवली कम से कम अपने करियर में 50 से 60 बिलियन डॉलर का मनी लॉन्ड्रिंग किया होगा मिनिमम।
और अल्ताफ खनानी एक्शन में गया 84 में, और 2004 या 6 के आसपास वो दाऊद का सीएफओ बन गया, और डी कंपनी का, मतलब डी कंपनी का सीएफओ बन गया। तो जब डी कंपनी का सीएफओ बन गया, दैट मीन्स कि डी कंपनी जो है एक बहुत बड़ा एलिमेंट बन गया इस पूरे गेम के अंदर में, और वो आईएसआई का एलिमेंट था, एक कटआउट बन गया आईएसआई के लिए, जिसे कहते हैं ना फ्रंट बन गया, एक मुतबन्ना बन गया। तो ये कहानी ऐसे आती है। वही मैंने शुरू में कहा था कि एकदम सीधी सीधी कहानी नहीं है, बहुत पहलू में बहुत लोग हैं। वापस लौटते हैं, तो जिहाद चल रहा था। हाँ, जिहाद चल रहा था, तो जिहाद को फंड करना था। जिहाद के लिए गन्स की ज़रूरत थी, बारूद की ज़रूरत थी, सब चीज़ों की ज़रूरत थी, रसद पानी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने ये सीआईए इसको चला रहा था, क्योंकि उनको सोवियत साम्राज्य को नष्ट करना था, ख़त्म करना था। तो उन्होंने इस्लामिक जिहाद का इस्तेमाल किया इसके लिए, और बीसीसीआई को बैंकर ऑफ द जिहाद बना दिया, और पैसा सारा सऊदी अरेबिया से और अमेरिका से आ रहा था। और अमेरिका से सेनेटर्स भी आए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लोग भी आए। वो एक चार्ली विल्सन है, उसकी एक फिल्म बनी थी चार्ली विल्सन्स वॉर, वो भी आया, पूरा प्रचार हुआ। बहुत और footage है उस जनरल वक्त की। जो जनरल जिया था वो बड़ा ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना फ्लश का खिलाड़ी था, ब्लफ मास्टर था। जब उन्होंने उसको एड ऑफर की, उसने कहा दिस इज पीनट्स, मूंगफली के दाने हैं, मैं 250 मिलियन डॉलर से क्या करूँगा, मुझे तो 2-4 बिलियन चाहिए कम से कम शुरुआत के लिए। क्योंकि जब आप कोई मल्टीनेशनल किसी कंट्री में आता है तो उसके एक मार्केट एंट्री कॉस्ट होता है। तो आप चाहते हो कि आप ये जहाद लड़ो, तो उसका मार्केट एंट्री कॉस्ट है, आप हमें ये दो, फिर हमें पता चले कि भाई आप सीरियस कमिटेड हो या आपने हमें बलि का बकरा बनाना है सिर्फ। सही। तो उसने अमेरिकन को ट्विस्ट किया। अब उस समय क्या था कि रेगन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, और वो थोड़ा सा अपाहिज हो गया था। तो जॉर्ज बुश ने सारा जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, जब वाइस प्रेसिडेंट था, उसने संभाला हुआ था। एंड जॉर्ज बुश का अपना अकाउंट भी बीसीसीआई बैंक में था, और उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़बरदस्त थी जनरल जिया के साथ में और बीसीसीआई के साथ में और नोरिएगा के साथ में, कि जब उसने 1988 में रिपब्लिकन पार्टी का नॉमिनी का चुनाव लड़ा कि मैं रिपब्लिकन पार्टी का नॉमिनी बन जाऊं, तो उसके पहले उसको 3 काम करने थे। वो 2 काम करने में कामयाब रहा। एक तो उसने नोरिएगा को अलग किया, वहाँ पे सेना भेज के उसको उठा के जेल में डाल दिया अमेरिका में। दूसरा, उसने ये बंदे का जनरल जिया का को नक्की करा दिया। वन वे और दी अदर जो जनरल जिया का प्लेन क्रैश था वो अमेरिकन ने करवाया। मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ। और वो दोनों ये जो किस्से हैं, ये दोनों किस्से रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के पहले हुए, और बीसीसीआई बैंक को बंद करना इतना आसान नहीं था। लेकिन उसने अपने री इलेक्शन के कैंपेन के शुरुआत के पहले उसने 91 में बीसीसीआई बैंक बंद करा दिया था। लेकिन फिर अमेरिकन इकोनॉमी कमज़ोर हो गई, तो फिर क्लिंटन जीत गया चुनाव। तो ये कहानी थी। तो इसलिए ये इसके जो पात्र हैं ये बहुत दिलचस्प हैं। तो ये जिहाद हो गया, जिहाद ख़त्म हो गया, जिहाद ख़त्म हो गया तो सिविल वॉर शुरू हो गई। आप बात कर रहे हैं अभी अफगानिस्तान वहाँ पे जिहाद खत्म हो गया, 89 में जिहाद खत्म हो गया, सोवियत यूनियन चला गया, टूट भी गया। और अब वहाँ पर जो उस दौरान में अलग अलग जो वहाँ के वॉरलॉर्ड्स थे, अब वो अपने वर्चस्व की लड़ाई एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब इससे क्या हुआ कि जो ड्रग्स का धंधा था, अब उसका मकसद ये था कि मैं ऐसे रोक के पूछ रहा हूँ, ये सवाल का जवाब दोबारा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे जिज्ञासा हुई, फिर मैं भूल जाऊंगा। जिहाद है, जिहाद जो शब्द है वो एक मजहब से निकलता है और बड़ा पवित्र माना जाता है। दूसरी तरफ यहाँ नशे का धंधा भी हो रहा है, उसी मजहब में नशे को भी हराम माना जाता है। ये जस्टिफाई कैसे कर रहे थे भाई? अब ये वो लोग जाने कि वो जस्टिफाई कैसे कर रहे थे। जस्टिफिकेशन आ रहा था सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया तो मक्का और मदीना को कंट्रोल करता है, बिल्कुल पॉलिटिकल कंट्रोल उसका है, पैसा उसके पास बे इंतहा है। आज की डेट में भी वो एक सुपर पावर बनने की चेष्टा कर रहा है। पेट्रो डॉलर्स का भी मक्का मदीना है। हाँ, तो अब सवाल ये है कि वो लोग जाने ना। अब इसके बारे में हम कैसे जा सकते हैं कि उन्होंने अपने अवाम को क्या जस्टिफिकेशन दिया, क्योंकि कैसे बेचा प्रोडक्ट को, कैसे बेचा। क्योंकि अमेरिकन्स ने तो अफगानियों को ये कहकर साथ बैठा लिया कि हम तो अब्राहमिक रिलीजन है,
हमारे हाँ तो सब एक जैसे ही हैं, हाँ ये नास्तिक हैं जो हाँ तुम्हारी ज़मीन पर चले आए हैं, हाँ, चलो मारते हैं, करते हैं, नास्तिक है, काफिर हैं। काफ़िर हैं। तो ये बहुत मुझे कई बार जिज्ञासा पैदा करता है मेरे अंदर कि क्या कहकर समझाया होगा कि हर तरह का नशा तो हराम है, तो चलो खुद नहीं लेंगे, बेचेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो काफिरों को बेच रहे थे ना, हाँ, वही। तो वो जस्टिफिकेशन तो वही है। मैं ये आयरनी ढूँढ रहा हूँ उसमें। अब तो हम जो होना है हुआ ही है। मुसलमानों को नहीं बेच रहे, हम काफिरों को बेच हाँ, रहे हैं। उन्हें काफिर कर रहे मर हैं। रहे हैं, हाँ, अमेरिकन मर रहे हैं, ईसाई मर रहे हैं, मरने तो सालों को। उनसे बदला ले रहे हैं। हाँ, बदला ले रहे हैं। इनफैक्ट जो आप चीन के बारे में भी कह रहे थे, हाँ, उस पे आते हैं, नहीं तो आएँगे फिर उस ये पे। स्टोरी से हम हाँ, डिट्रैक्ट हो जाएंगे, हाँ। वो हो जाएगा। खैर ये वाली बात यहाँ समाप्त हुई, आगे? तो आगे क्या हुआ कि हुँ, ये इन्होंने देखा, आईएसआई ने, कि भाई ये जो सिविल वॉर हो रहा है, हुँ, इसमें जो अफीम की उत्पादन है, प्रोडक्शन है और उसका एग्रीगेशन है, वो बड़ा तितर-बितर हो गया। हुँ, तो उन्होंने कहा अब इसको कैसे किया जाए। एक तो हमला हो गया, ये बीसीसीआई बैंक पे, बैंक बंद हो गया। बैंक बंद हो गया, लेकिन जो बैंक के मुलाजिम थे, जो उनके अफसर्स थे, वर्कर्स थे, वो सारे अनऑफिशियली हवाला नेटवर्क्स में घुस गए। तो उनका वो नेटवर्क चलता रहा वन वे और द अदर, क्योंकि उन्होंने अपनी रोजी रोटी भी कमानी थी। उन्हें रास्ते पता थे। और पर सवाल ये हुआ कि जिस स्केल पे पाकिस्तान को पैसों की जरूरत थी, हुँ, वो स्केल पे बड़ा ज़रूरी था कि ये अफ़गानिस्तान एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी के अधीन आ जाए, जिससे कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए, और साथ में ये हफ़ीम का धंधा जो है उसकी बढ़ोतरी हो। हाँ, कोई एक आदमी एंड रहेगा उससे इट बात वाज़ कर अ लेंगे। ग्रोइंग मार्केट, जैसे आबादी बढ़ रही थी और हफ़ीम फैल रहा था, तो इट वाज़ अ वेरी लुक्रेटिव प्रोपोज़िशन। सही। अब एक बार खून का चस्का लग गया, तो आप उसको क्यों वेजिटेरियन बन जाओगे? तो उन्होंने फिर कहा कि भई अब इसको काबू में लाया जाए। हुँ, तो मुशर्रफ साहब जो थे उस समय मेजर जनरल थे पाकिस्तान आर्मी में। हुँ, ही वाज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, साल? 1993, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भई हम एक फ़ोर्स बनाते हैं, हुँ, जो कि सेमी रिलिजियस, क्वाज़ी रिलिजियस फ़ोर्स होगी, हुँ, हुँ, जिसको कि हम मिलिटराइज़ करेंगे और उसको हम अफ़गानिस्तान में भेजते हैं, और वो फ़ोर्स जो है, वो उसको काबू कर लेगी अफ़गानिस्तान को। जितने भी वॉरिंग फैक्शंस हैं उनको हम तबाह कर लेंगे, या उनको बोलेंगे तुम जॉइन कर लो, और फिर हम ये ड्रग्स का धंधा चलाएँगे। अब क्या था कि एक तंज़ीम थी ये सोवियत, एंटी सोवियत जहाद में, हुँ, जिसका नाम था हिज़्ब-ए-इस्लामी, और हिज़्ब-ए-इस्लामी में एक सब तंज़ीम थी, जिसका एक व्यक्ति था यूनुस खालिस, वो उसको चलाता था, और दूसरा जो सब तंज़ीम था हिज़्ब-ए-इस्लामी में, वो गुलबुद्दीन हकमतयार था। हिकमत यार। अब यूनुस खालिस के तंज़ीम में एक तो मुल्ला उमर था, एक गुलबुद्दीन हकमतयार था, और एक बंदा था हाजी बशीर नूरज़ाई। वो हाजी बशीर नूरज़ाई पहले से ड्रग्स के धंधे में था, और फिर वो लड़ाई में चला गया, पर उसके कनेक्शंस हुँ, तैनात थे। हुँ, तो हाजी बशीर नूरज़ाई, ये हकानी ब्रदर हकानी का जो था, और ये तीसरा जो था, मैंने इसका नाम लिया था, ये मुल्ला उमर। हुँ, तो मुशर्रफ ने इनको टैप किया। उसने किसके थ्रू टैप किया? हकानी मदरसा के थ्रू टैप किया, और उसका हकानी मदरसा का जो प्रिंसिपल था, या हुँ, आप बोल दिए चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज था, हुँ, वो एक बंदा था, मौलाना सामीउल हक, लाल दाढ़ी वाला था। हुँ, तो उसने कहा भाई मुझे आपके जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं ये आपके ये मदरसा से, ये आप मुझे भेज दो। हुँ, तो उसने वहाँ से एक सोल्जर्स की, पोटेंशियल फाइटर्स की स्ट्रीम टैप की। फिर एक जमात इस्लामी थी, उनसे उसने मुजाहिद मांगे। हुँ, फिर ये एक जमात उलेमा इस्लाम था, उसका हेड था मौलाना फजलुर रहमान, वो भी वहीं का पढ़ा लिखा था, तो उससे भी उसने सोल्जर्स मांगे। और फिर एक मरकज़ दावा अल इरशाद, MDI, हुँ, जो कि हाफिज़ सईद चलाता था, और फिर उसने उसका एक मिलिट्री विंग खोला हुआ था, लश्कर तैयबा, हुँ, तो जिसने बॉम्बे ब्लास्ट किए थे। हुँ, हुँ। तो वो उसने उससे बंदे टैप किए। और कहा क्या? इन सबको क्या लालच? इन सबको बोला कि भाई ऐसा है कि पैसा मिलेगा बेइंतहा, हुँ, तुम बंदे दिलवाओ। बंदों को लेकिन क्या कहा गया? बंदों को ये कहा गया कि देखो $1 मिलेगा हुँ, रोज,
और लड़ना क्यों है, किससे? लड़ना अफगानियों से, अपने नहीं भाइयों से? नहीं, जिहाद में फतेह पानी है और ऊपर जाना है, वहां पे हुरियां अब आपको। जिहाद कहाँ रह गया था, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सोवियत भाई में चला उनके गया। खिलाफ था ना जो वो वॉरलॉर्ड्स थे। अब ये तो सारे पश्तून थे, वो मसूद तो ताजिक था, जो आपका वो उज़्बेक था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो एक वॉरलॉर्ड था, और एक वॉरलॉर्ड था ये जो शिया थे वेस्टर्न अफगानिस्तान में। तो उसने कहा कि इनके खिलाफ लड़ो, इनको ख़त्म करो। अब ये इस नया किस्म का सब जिहाद है, इसमें हमको ये इसको एक इस्लामिक एमिरेट बनाना है। अच्छा। और जो ये मुल्ला उमर है, ये बनेगा उसका एमीर, अमीर। मतलब किंग, एमीर उल मोमिनीन। हम्म। और वो इस पे पूरा राज करेगा, और ये इस्लामिक, रिजिड इस्लामिक स्टेट होगा। ये अफगान, इसी क्या है कि पश्तून और पंजाबियों के बीच में हमेशा टक्कर रही है। कभी नहीं बने। अब महाराजा रंजीत सिंह ने जब से उन पे ऊपर काबुल को कैप्चर किया था, और काबुल पे सरकार अपनी बनाई थी, सिख एम्पायर बनाया था, और पेशावर उसका कैपिटल बन गया था। बिल्कुल। लाहौर, पेशावर, काबुल। तो तब से ये अफगान पंजाबियों के शिकार बन गए थे और उनसे कटते थे। सो मच सो कि वो जो रेफरेंडम हुआ था 1947 में, जिसमें कि खान अब्दुल गफ़ार खान की पार्टी हार गई थी, वो 0.1% से हार गई थी। और वो इसलिए हार गई थी क्योंकि उनको बोला गया था कि हम ये रेफरेंडम को बॉयकॉट कर रहे हैं। जो बॉयकॉट नहीं करते तो वो NWFP जो है वो भारत का हिस्सा बना रहता। हाँ, बेसिकली इकबाल जी उस रेफरेंडम की बात कर रहे हैं जो 47वें विभाजन के दौरान हुआ था, और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, उन्होंने नाराज़गी में बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो है पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। बॉयकॉट करने की वजह से क्या हुआ कि रेफरेंडम तो हुआ, और रेफरेंडम जो आपने बताया बहुत ही मामूली वोटों के अंतर हाँ, से वो तय हो 0.1%। गया कि उनका अपना इलाका जो है वो पाकिस्तान में ही जाएगा। और उसकी बड़ी एक शानदार कहानी है कि खान अब्दुल गफ्फार खान उसके बाद कितने सालों तक, वो मेरा ख्याल है 90 से ज़्यादा साल जिए हैं, कितने सालों तक अपने ही मुल्क यानी जो पाकिस्तान बन गया था वहाँ पर गद्दार कहलाए जाते रहे। हाँ, अहिंसक आदमी थे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। सदस्य थे। मुस्लिम इनफैक्ट लीग ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग जब तक नहीं जीती, जब तक वो वहां पर सक्रिय रहे, कभी हाँ। नहीं जीत पाई। 47 के बाद ही जीती होगी तो जीती होगी। और इसीलिए जो मुस्लिम लीग वहां पर थी वो उनसे बहुत ही खार खाती थी। उनके कार्यकर्ताओं को बहुत मारा जाता था। और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है वो, कभी खान अब्दुल गफ्फार खान पे बात करेंगे। मुझे याद है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले फुटेज देखा था कि उनके जनाजे पर राजीव गांधी पहुंचे थे यहाँ से, जबकि वो स्टेट गेस्ट जैसा कुछ नहीं मिला था। और वो परिवार के साथ थे, मेरा ख्याल है मैंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया को भी देखा उनके साथ। सही बात है। और जब वो दफनाए गए गफ्फार खान साहब अफगानिस्तान में, तो कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो सीमांत गांधी कहलाया गया, जो अहिंसा को इतना मानता था, जब वो दफनाया जा रहा था तो उसके जनाजे पर हमला करने के लिए लोग उतारू थे, बम गिर रहे थे। क्या दिन देखने पड़ते हैं। खैर फिर वापस तो ये जैसे आपकी किताब है ना ऐसा ही ये पॉडकास्ट हो गया। मुशर्रफ की जो फिलॉसफी थी वो थी कि इसको एक कॉलोनी बनाया जाए अफगानिस्तान को, क्लाइंट स्टेट। अब उनकी एक कॉलोनी बांग्लादेश तो अलग हो गई, तो अब उनको दूसरी कॉलोनी की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा यहाँ से तो पैसा बनता रहेगा, कैश थ्रो अप होगा, और कैश थ्रो अप जो है वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में एक फौजी फाउंडेशन है जो कि सारे इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज में घुसा हुआ है। हाँ, और वो $multi-billion कंपनी, कॉर्पोरेट एंटिटी है, और वो रिटायर्ड जो आर्मी के जनरल हैं उसको चलाते हैं। तो इट्स वेरी क्लोजली लिंक्ड विद द पाकिस्तान आर्मी एंड दी ISI। तो जैसे कि हमारे यहाँ और देशों में जो जनरल्स हैं, दे फोकस ऑन मिलिट्री मैटर्स। उनके यहाँ में जनरल्स आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन मिलिट्री मैटर्स बट पॉलिटिकल मैटर्स एंड इकोनॉमिक मैटर्स। बिल्कुल। अर्थशास्त्री भी हैं वो, मार्केट प्राइसेस का वो देखभाल करते हैं कि भाई ये अफीम की कीमत ऊपर हुई कि नहीं हुई, मैथ की कीमत हुई ऊपर हुई कि नहीं हुई। बहुत ही मुश्किल जॉब है पाकिस्तानी आर्मी में ऑफिसर्स का। उनकी जो ट्रेनिंग है, द ट्रेनिंग इज अमेजिंग। तो यू मस्ट नो योर एनिमी। यहाँ पे कोई जानता ही नहीं है। आपका जो फौजी है, यहाँ पे कल को हमने हमला किया फर्ज करो पाकिस्तान पे और हम अंदर चले गए, तो जो आपका आम सैनिक है, ही डजंट अंडरस्टैंड उर्दू स्क्रिप्ट। तो जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे क्या लिखा है साइन बोर्ड पे।
हर जगह में अंग्रेजी में तो लिखा नहीं है. So you must know your सच है, enemy. What is he? How is he thinking? What is he doing? सच Is he कह रहे actually a soldier or is he a businessman? हम्म, Businessman come हम्म, warlord. सब है वो तो. तो और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी पॉडकास्ट या प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें मैं सुनता हूँ, तो ये बहुत आम है, सुनने में आता है कि वो लोग जानते होते हैं कि इस वक्त कोर कमांडर कौन है, हाँ, इस वक्त इनमें भी चारों में पांचों में पावरफुल ज्यादा कौन चल रहा है, हाँ, इसको तो आईएसआई का चीफ बना लेंगे. वहां जो मुख्य धारा का मीडिया है और जो साइड वाला भी है, वो सब इस पर खूब ऐसे चर्चा करते हैं जैसे हम नेताओं के नाम जानते हैं हाँ, इंडिया में, हाँ. ऐसे वो अपनी आर्मी में सब जानते हैं, पूरी हायरार्की समझते हैं कि ये बनाया, वो बनेगा, वो उसका आदमी है, वो उसका करीबी है. हमें तो पता ही नहीं, किसी से पूछिए, आप सेनाध्यक्ष का पता है बस. क्योंकि वो अच्छा ही है वैसे. पाकिस्तान आर्मी का जो सूबा है वो दे कंट्रोल द स्टेट. यस. तो स्टेट तो उनका एक एडजंक्ट है. हाँ. तो हाँ. जैसे कि आपका आर्मर्ड कोर है, इन्फेंट्री है, वो एक पाकिस्तान का स्टेट है और एक अफगानिस्तान का है. तो उसमें से वो कैश थ्रो आप जनरेट कर रहे हैं. हम्म, तो ये 94 में जब तालिबान आया हम्म, और उन्होंने फिर मसूद के फोर्सेस को हराया हम्म. और वो जो उज़्बेक फोर्सेस थे, दोस्तम, अब मुझे नाम याद आया, दोस्तम. राशिद यस. दोस्तम, हम्म, उसके फोर्सेस को हराया और हज़ारों के फोर्सेस को हराया. हम्म, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान में उसको पूरा कंसोलिडेट किया. तो ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान में पूरा कंसोलिडेट किया हम्म, और 90% जो उसकी ज़मीन थी वो उनके कब्जे में कब्जे आ में गई. आ गई. 10% ज़मीन वो मसूद के पास रह गई, पंजशीर वैली. पंजशीर वैली और आगे जो बदख्शां का प्रोविंस है. तो अब क्या हुआ कि 2000 में फिर ये 2001 में वो कांड हुआ. 9/11. क्योंकि क्या है कि जो उसामा बिन लादेन है उसने लश्कर तैयबा में भी पैसे डाले थे, उसने इन्वेस्टमेंट की थी और उसने इनको बोला था कि भाई मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट करूंगा और मैं तुम्हें, मतलब मेरे भी कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन मैंने ये अमेरिका को ख़त्म करना है. हम्म, और उसी बेहद खुंदक थी, पर्सनल खुंदक थी अमेरिका के साथ में. तो ये जो 2001 का कांड हुआ हम्म, उसके बाद में फिर ये सारा जो साम्राज्य बनाया था उन्होंने, आईएसआई ने, और आईएसआई के अंदर में एक विंग है जिसे कहते हैं डायरेक्टरेट एस. वो डायरेक्टरेट एस जो है ये सब एक्टिविटीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. तो डायरेक्टरेट एस ने बड़ी मेहनत से ये सारा कुछ बनाया था और फिर ये 6-7 साल में तितर बितर हो गया. वो फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन. ओसामा की गलती की वजह से. ओसामा की गलती की वजह से और साथ में जो इन्होंने अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट किया. उन्होंने सोचा कि अमेरिकन जो हैं आएंगे नहीं. ये बड़े, मतलब ये कंफर्ट लविंग हैं. उनको पता नहीं था कि अमेरिकन साले वो बड़े वो वियतनाम वो पहुंच मारने गए हैं. वाले वो हैं. कहाँ नहीं गए हैं, ऐसा क्यों सोचा होगा हाँ, पता नहीं. तो वो इस गलत फहमी में फंस गए कि भाई ये तो कुछ नहीं करने वाले, ये तो लल्लू पंजू हैं, वो वहीं बैठे रहेंगे, हम इनको ज़रा. मैं आपसे ऐसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, चूंकि लोगों को कम पता होगा, पर मैं बता दूं कि सर अफगानिस्तान बहुत बार गए हैं, जिस दौर की बात कर रहे हैं उसमें बहुत बार गए हैं. जिन मसूद की बात हो रही है पंजशीर वैली की, आप वहाँ भी गए हैं, इंटरव्यू भी किया है, हमारी बात भी हुई थी उस पर बहुत लंबी चौड़ी. मैं ये पूछ रहा हूँ बस आपसे बीच में, क्योंकि बहुत बार लगता है पूछना चाहिए कि क्या ऐसा हुआ होगा कि ओसामा बिन लादेन ने जो 9/11 किया है उसमें तालिबान को भरोसे में नहीं रखा होगा, खुद किया, एक दो कुछ लोगों को साथ, तंजीमों को साथ लिया होगा, और जब ये कर दिया तो तालिबान को इसलिए साथ देना पड़ा होगा क्योंकि ओसामा भी उनका एक तरह से भाई तो था ही, विचार तो एक ही थे, और दूसरा इसलिए भी क्योंकि उन्होंने ओसामा ने तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन पंजशीर वैली के मसूद साहब को, उसको मरवाया भी था. क्या ऐसा है, या फिर ये शुरू से ही साथ थे, 9/11 में भी तालिबान की हाँ रही होगी? देखिए तालिबान अल्टीमेटली क्या था. तालिबान तो एक विंग था आईएसआई का. हाँ. तो इट वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट एंटिटी. हाँ. हाँ. वो तो पूरा कंट्रोल में था. हाँ बिल्कुल. तो अब जब आईएसआई को पता था 9/11 के बारे में और उनके जो सारे वो बंदे बाकी आईएसआई को एक्सपोज पता हुए था. थे, पता था, वो पूरी कहानी है, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता क्योंकि ना ठीक है, इट कभी इज और बियॉन्ड द घुसेंगे. स्कोप ऑफ दिस पॉडकास्ट. और उसमें भी करेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे, फिर ये ये रह कहानी जाएगा. यहीं के रह जाएगी. वो कभी किसी और करेंगे. टाइम में बात करेंगे. तो उनको जब पता था और उनके जो बंदे पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ये उनको पता था, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी. हम्म. आफ्टर ऑल ये जो हम्म. जलालुद्दीन हक्कानी था, ही वाज लाइक दी, वो कहते हैं ना, सिक्योरिटी डिटेल
ऑफ उसामा बिन लादेन। और जलालुद्दीन हक्कानी कौन था? वो तो पाकिस्तान आर्मी का बंदा था, बिल्कुल। आईएसआई का बंदा था, डायरेक्टरेट एस का बंदा था। हम्म, तो उनको सब पता था, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अंडर एस्टिमेट कर गए। उन्होंने कोई इसमें थिंकिंग नहीं की, कोई वॉर गेम एक्सिक्यूट नहीं की जिससे कि पता चले कि वो आपका जो दुश्मन है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। हम्म, क्योंकि बुश जो आया था वो एक अननोन एंटिटी था। जो बुश जूनियर था वो जॉर्ज डब्ल्यू अननोन बुश। एंटिटी था, और उन्होंने सोचा कि बुश सीनियर जो है वो तो हमारे साथ में था, हाँ बिल्कुल जिहाद में था, बिल्कुल। बीसीसीआई में था, लादेन परिवार के सबके साथ था, सबके इनफैक्ट उसकी साथ, बढ़िया हाँ, दोस्ती यारी। हाँ हाँ। सबके साथ था। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कि बुश इतना जूनियर है रिटेलिएट करेगा। कि ये इतना रिटेलिएट करेगा। लेकिन सवाल ये है कि 3,000 अमेरिकन नागरिक मारे गए थे उस अटैक में, और अमेरिका की बेइज्जती बड़ी हुई थी, और वो एक कमज़ोर देश कहलाने लगा था। तो अपना जो रुतबा है, अपनी जो हैसियत है, उसको रिकवर करने के लिए, अपने अस्तित्व को रिकवर करने के लिए उनको एक्शन लेना पड़ा। ठीक, उन्होंने लिया। तो उन्होंने एक्शन लिया, और फिर मुशर्रफ के सामने चॉइस था कि मैं क्या अपना इंडिपेंडेंट रास्ता अपनाऊं, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में घुसने के लिए और बड़ी मात्रा में उसमें सामान लाने के लिए हथियार, पानी, ये वो फलाना ढिमका, अब कराची के पोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि ईरान इनका दुश्मन है अमेरिकन का, और रूस अभी अभी उसमें पुतिन स्ट्रॉन्ग हो रहा था, होना शुरू हुआ था 97 की बात। दे डिडंट नो कि भाई पुतिन किस तरह जाएगा, किस रास्ते में जाएगा। तो उनको ज़रूरत थी कि ये हम पाकिस्तान के रास्ते से ही अफ़गानिस्तान में जाएं। तो इसलिए उन्होंने उनको चॉइस दिया, आइदर यू आर विद अस और यू आर विद देम। एक्चुअल दुश्मन उनका पाकिस्तान था, अफ़गानिस्तान नहीं था, उसामा बिन लादेन नहीं था, क्योंकि एक सिंडिकेट था। अब वो सिंडिकेट के आपने एक बंदे को चुना, उसामा बिन लादेन, उसको आपने बना दिया टारगेट कि ये हमारा गोल है, हमने उसामा बिन लादेन को ख़त्म करना है और हमने अल कैदा को ख़त्म करना है। लेकिन उनको पता नहीं था कि अल कैदा को ज़िंदा रखने के लिए और उसामा बिन लादेन को ज़िंदा रखने में सारा हाथ तो डायरेक्टरेट एस का था, आईएसआई का था। पर वो मतलब इतनी लेयर्ड चुनौती थी, उसमें इतने पहलू थे कि उन्होंने कहा कि इस पे फोकस करो पहले उसामा बिन लादेन पे, वी नीड पब्लिक सपोर्ट एंड ऑन अल कैदा। तो उन्होंने मतलब इतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते अपन ना। हाँ, एक लादेन पकड़ो, अलकायदा पकड़ो, वरना क्या क्या खत्म करोगे। क्योंकि अभी तक उनके दिमाग में, और पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, लेकिन उनके दिमाग में, लीडरशिप के दिमाग में वो पूरा अफगान जिहाद था, और उसमें कई लोगों ने बहुत पैसा कमाया, सच है। बेइंतहा पैसा कमाया। अब वो सारे के सारे पोल खोले जाते तो वो अपनी उनके भी लिए खुलती, एम्बैरेसमेंट इनकी भी होती। खुलती। सही है। पॉलिटिशियंस थे, और कई पॉलिटिशियंस तो ये बीसीसीआई बैंक के जरिए ये पाब्लो एस्कोबार के साथ भी बिजनेस में थे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। कहाँ के? अमेरिका के पॉलिटिशियंस, दुश्मन नंबर 1 अमेरिका का। और जो एक पायलट था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, हाँ हाँ। उसमें टॉम क्रूज ने उसका किरदार अदा किया एक फिल्म में अभी। उसका जो हवाई जहाज था जो कि कोकेन ला रहा था, वो हवाई जहाज वाइस प्रेसिडेंट बुश भी चलाता था। उसके मरने के बाद वो हवाई जहाज उसके अधीन हो गया। ही became the owner of that plane. बुश फैमिली डिजर्व करती है कि उन पे एक अच्छी किताब लिखी जाए। अब ये तो कई लोगों ने लिखी है। एस्कोबार आप लिखे, एस्कोबार कनेक्शन और ये मैं तो कान कनेक्शन। पकड़ता हूँ, मैं नहीं अमेरिका जाना होता आपका? अमेरिका जाना होता है तो बुश फैमिली के बारे में क्या कहेंगे। बुश फैमिली तो मतलब इतनी पावरफुल फैमिली है, पूरा का पूरा जो आप ये डायनेस्टी है, फैमिली नहीं है, डायनेस्टी है, वहाँ के। बिल्कुल डायनेस्टी है वहाँ का। सही। तो इसलिए अमेरिका का फोकस था ऑन उसामा बिन लादेन एंड अल कैदा। अब सवाल ये है कि 2001 में नवंबर में वो अफगानिस्तान में घुसे, 2002 और 3 गुजर गए, और उन्होंने पाकिस्तान की सलाह नहीं ली इसमें कि किस किस्म की सरकार अफगानिस्तान में बनाई जाए। उन्होंने अपना जो उनका नॉमिनी था हामिद करज़ाई, जो कि शिमला में पढ़ा लिखा था, फिर बाद में जाके पाकिस्तान में पढ़ा लिखा, वो उन्होंने सोचा कि एक पपेट है और हम इसको चलाएंगे।
लेकिन वो पपेट जो है वो फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर बन गया और उनको डसने लग गया। तो शुरुआत में उन्होंने कारजाई को डाला। अब कारजाई जो है वो आईएसआई के कंट्रोल में नहीं था, तो वो लोग नाराज हो गए। जो ये आपके मुशर्रफ एंड पार्टी हैं, पाकिस्तानी दोस्त अमेरिका के पाकिस्तानी लोग नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये है कि हमारा तो धंधा भी डाउन है, वहाँ से पैसा भी नहीं आ रहा अफीम के उसमें से, और जो पैसा अमेरिका दे रहा है वो काफ़ी नहीं है। और उन्होंने बाय 2004 ये इस पे रोक लगा ली थी। लेकिन परमाणु बम बन चुका था। परमाणु बम बन चुका था, लेकिन बम ही वो एंड रिजल्ट नहीं है। उसके आपको वॉरहेड्स बनाने हैं, उसकी आपको डिलीवरी सिस्टम कहूटा में बनानी है, बहुत काम उसके बाकी आपके था। डिप्लॉयमेंट करनी है, बहुत काम बाकी मतलब था। आप ये कह रहे हैं कि उसकी मेंटेनेंस और फिर उसमें और भी ऐड ऑन करनी चीजें, उसके लिए भी उतनी ही पैसे की जरूरत थी। बिल्कुल। इसलिए ये नहीं है कि अब अभियान बिल्कुल। बंद कर दो, तो पैसा भी चाहिए। और वो 2004 के अरेस्ट के बाद में, और वो जिसने मैंने कहा कि डॉक्टर AQ खान का ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियर वॉलमार्ट था, वाज ऑल रबिश। मैंने एक फिल्म बनाई थी, ये 2004 में रिलीज हुई है, जापान में उसका प्रीमियर हुआ था NHK चैनल के लिए। उसका नाम था द न्यूक्लियर ग्रेट गेम। उस फिल्म के अंदर में जब ये डॉक्टर AQ खान नेशन को एड्रेस करने जा रहे हैं, पहली बात तो ये उसकी अंग्रेजी बड़ी कमज़ोर थी। वो डच भाषा जानता था, जर्मन जानता था, और वो पाकिस्तानी आवाम को अंग्रेजी में बोल रहा था। अब वो अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा था ताकि जो अमेरिकन सुनने वाले हैं, जो दर्शक हैं, वो समझ सकें कि वो क्या कह रहा है। उसका टारगेट ऑडियंस वो है। टारगेट ऑडियंस का वो है। और जाने के पहले उस मतलब ब्रॉडकास्ट के पहले पाकिस्तान टीवी ने उसके सामने एक माइक डाला वो स्टूडियो के बाहर, और ये मेरे पास फुटेज है। और उन्होंने पूछा कि आपके दिल में क्या है कि आप अभी जा रहे हो। कहता है हाँ, मेरी प्रेसिडेंट मुशर्रफ से बात हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक रहेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा, लेकिन मैं ये गलती कबूल करने जा रहा हूँ। तो वो बन गया बली का बकरा। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो तकनीक बेचने लगा था परमाणु बम की, और जिस वजह से बदनाम होने लगा था, कई देशों को बेचने लगा जो अमेरिका के दुश्मन माने जाते हैं, उससे मुशर्रफ जो उस वक्त वहां पे प्रेसिडेंट थे वो फंस गए थे, और उन्होंने सोचा कि कोई बली का बकरा बनाया जाए ताकि अमेरिकी मुझे माफ कर दें एटलीस्ट, और वो AQ खान बने। और AQ खान जो था वो एक पब्लिक हीरो था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे हमारे अब्दुल कमाल आजाद हैं। नहीं, उसने ये कबूल किया, ही बिकेम द फॉल गाय फॉर मुशर्रफ, सो दैट अमेरिकन्स को कुछ मिल गया माल। उन्होंने दुनिया में दिखा दिया कि भाई ये जो बंदा है ये ही वॉज द गाय। उसने अपने आप पर्सनली किया। अब पर्सनली आपने कैसे किया? हाउ कैन यू कमांड द इंटायर रिसोर्सेज ऑफ द पाकिस्तान स्टेट एंड पर्सनली स्टार्ट सेलिंग दिस? ठीक बात है। तो उस समय 2006 में जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी BND ने एक बड़ा भारी डोजियर निकाला, और उन्होंने ये साबित किया कि 320 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, मतलब कि आप लगा लो हिसाब के 2006 में उसका होगा कोई 600 $650 मिलियन का जो माल लिबिया के पास जा रहा था परमाणु हथियार बनाने की टेक्निक और उसके सारे तामझाम, वो रीरूट होके ईरान गया, और ये ट्रेड चल रहा था। अब जब ये ट्रेड चल रहा था तो आपको इसको चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में आपके बाकी ब्लैक ऑप्स हैं। आपने कश्मीर में ये पूरा आतंक मचाया हुआ है, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो हफीम से आएंगे। तो फिर मुशर्रफ ने अपना जो उसका क्लोजेस्ट एडवाइज़र था जनरल कियानी, तो जनरल कियानी को उस वक्त मुशर्रफ वाज स्टिल आर्मी चीफ, तो कियानी ISI का हेड था। तो कियानी से और उन्होंने मुशर्रफ ने ये तय किया कि हम तालिबान को रिवाइव करेंगे फिर से। अच्छा। एंड दिस विल बी द न्यू तालिबान। और वो फिर ये ड्रग्स के मामले को कंसोलिडेट करना शुरू करेगी और इंसर्जेंसी शुरू करते हैं अफगानिस्तान में। तो देयर इज़ अ फ्रेज हंटिंग विद द हाउंड्स एंड रनिंग विद द हेयर, मतलब कि वो इंग्लैंड में वो एक खेल है जिसमें कि वो खरगोश जाता है और उसके पीछे कुत्ते भेज जाते हैं। तो
हम खरगोश के पीछे भी जाएंगे और उसके साथ भी भागेंगे। तो खरगोश हो गया आपका जो ये अल-कायदा और ये उसामा बिन लादेन है, और कुत्ते हो गए अमेरिकन। तो उस समय उन्होंने फिर कहा कि अब इसको फिर से इसको पॉपुलेट कैसे किया जाए, फौजी कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने जलालुद्दीन हक्कानी को टैप किया, उन्होंने क्वेटा शूरा जो बनी थी पुरानी शूरा काउंसिल को टैप किया, और उन्होंने ये आपका जलालुद्दीन हक्कानी शूरा काउंसिल एंड गुलबुद्दीन हेकमतयार, सॉरी गुलबुद्दीन हेकमतयार, हाँ तो तीनों को उन्होंने टैप किया और वो उन्होंने तालिबान के दस्ते बनाने शुरू कर दिए। तो इनको सारा उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करवानी शुरू कर दी। अब इस खेल के अंदर में जो हाजी बशीर नूरजाई है, हाजी बशीर नूरजाई को उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई तू अपना ड्रग्स का धंधा करना शुरू कर दे फिर से, और तू एग्रीगेटर बन जा हमारे लिए। तो हाजी बशीर नूरजाई ऑलरेडी वाज पिकिंग अप द पीसेस ऑफ द ड्रग का धंधा। पर क्या हुआ कि 2005 में वो पकड़ा गया और अमेरिकन ने उसको पकड़ लिया और उसको ले गए अमेरिका। तो उसने अपना जो कमांड है उसने अपने नंबर 2 को दिया, उसका नाम था हाजी जुमा खान। तो हाजी जुमा खान अब कंट्रोल में आ गया। अब हाजी जुमा खान भी अमेरिकन ने पकड़ लिया और उसको वो ले गए अमेरिका। ही वॉज रेंडर्ड देयर। तो उसने अपने भांजे को या भतीजे को, उसमें वो नेफ्यू कहते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसका नाम था हाफिज अख्तर। उसको उन्होंने ये हाजी जुमा खान ने उसको बागडोर संभाल के दे दी। अब हाफिज अख्तर जो है वो अमेरिकन ने उसको भी पकड़ लिया। तो उसने अपने पकड़ते पकड़ते उसने अपना फ़ोन किया सैटेलाइट फ़ोन से काबुल में, अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस में, आर्ग पैलेस में। 5 मिनटों में अमेरिकन को फ़ोन आया वहाँ से, कारज़ाई के दफ्तर से, कि इसको छोड़ दो। अब अमेरिकन जो है किसी भी अफ़गान नागरिक को अरेस्ट नहीं कर सकते थे विदाउट सिविलियन, विदाउट द कंसेंट ऑफ द अफ़गान प्रेसिडेंट, अफ़गान गवर्नमेंट। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो बड़ी बेशर्मी से वो डील करने लग गया। फिर क्या हुआ कि उसने कारज़ाई के भाई अब्दुल वली करज़ाई के साथ में धंधा करना शुरू कर दिया, क्योंकि कारज़ाई का थिंकिंग ये थी कि ये हमारे देश में आके पैसा बना रहे हैं और ये नारकोटिक्स का धंधा कर रहे हैं और मुझे इसका कट नहीं मिल रहा। तो अहमद वली करज़ाई उसने कांटेक्ट बनाया हाफिज अख्तर के साथ और उसके साथ में ड्रग्स का धंधा करने लग गया। और साथ में उसने मुल्ला बरादर को भी कांटेक्ट किया, जो कि तालिबान का इमर्जिंग ड्रग कोऑर्डिनेटर था, ड्रग लॉर्ड था, और आईएसआई का बड़ा ज़बरदस्त एसेट था तालिबान का। और आप अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका की चुनी हुई अफगानी सरकार, उसके राष्ट्रपति का भाई, उनके सबसे बड़े दुश्मन तालिबान, उनके साथ मिलके कारोबार कर रहा है। हाँ, कारोबार कर रहा है, धंधा कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अफगानिस्तान में ये सब चलता है। मैं जब 2001 में पहली बार अफगानिस्तान गया था तो मैं एक और हाजी बशीर से मिला, जो कि नॉर्दर्न अलायंस का मसूद का ड्रग लॉर्ड था। उसका नाम है हाजी बशीर कंत चाहे आबी, और वो चाहे आब शहर है उसका, वो वहाँ पे मेयर था और वो वहाँ का उनका ड्रग लॉर्ड था। अब बातचीत के दौरान उसने मुझसे कहा कि भाई मेरे पास कुछ पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपका देश बड़ा तरक्की कर रहा है। उन दिनों में 2001 में तो हम लोग बड़े आगे खुल गए थे। तो मैंने कहा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका पैसा अभी कहाँ पड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि मेरा पैसा तो ये बागीचे में है। मैंने कहा बागीचे में पैसा कैसे हो सकता है? तो उसने मुझे कहा आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग उसके गार्डन में गए और गार्डन में वहाँ पे एक मैनहोल था, उसने मैनहोल खोला, उसमें टॉर्च लगाई और अंदर में नोट ही नोट US डॉलर के एक कंटेनर में दफनाए गए थे। तो मैंने कहा ये कितना है? ये तो यहाँ पे एक $2, $5, $10, $20 के नोट नज़र आ रहे हैं। कहता है इसमें तो $75 मिलियन है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो आदमी था ये एक नौकरशाह था मसूद का। बताइए। और वो क्या कर रहा था कि जो तालिबान का ड्रग्स का कंसाइनमेंट होता है वो उनको सेफ पैसेज दे रहा था
इनटू ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान में वो जब सेफ पैसेज दे रहा था तो वो एक कट ले रहा था सेफ पैसेज के लिए। साथ में तालिबान से लड़ाई चल रही है, हाँ, उसके वहाँ पे शेलिंग होती थी, और साथ में ये कारोबार चल रहा है, धंधा चल रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि उसने अपना जो पर्सनल फॉर्चून है वो उसने एग्रीगेट किया था। और मैंने कभी भी, मतलब आई डिड नॉट डिसबिलीव दैट मैन कि भाई ये झूठ थोड़ी बोलेगा कि 75 मिलियन है, 75 नहीं होगा तो 60 मिलियन होगा, 65 मिलियन होगा। तो फिर मैंने कहा भाई ये जो हफीम है, मुझे दिखाओ यार तुम्हारा कहाँ है। तो वो मुझे ले गया, कहता कैमरा वैमरा कुछ नहीं चले जाएगा। तो मुझे ले गया थोड़े से 8-10 किलोमीटर दूर उस शहर से। तो वहाँ पे उसका एक गोडाउन था, वहाँ पे उसमें 1-1 किलो के पैकेट थे उसके हेरोइन के। तो ये सब ट्रांजिट का माल था। तो मैंने कहा यार तो कमाल हो गया। तो मसूद भी, मतलब एवरी प्लेयर इन अफगानिस्तान फाउंड ओपियम एज द सोर्स ऑफ कैश थ्रू अप। तो जंग लड़ने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, वैसे आपके हफीम के धंधे से ही बन रहे हैं, और सब बेच रहे हैं उधर यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ। हाँ, ये सारा वहाँ रशिया के थ्रू जा रहा था, रशिया की तरफ। सो मच सो कि जब मैं उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान मैंने क्रॉस किया, तो एक आदमी वहाँ पे नो मैन्स लैंड होती है, 50 मीटर की का फैसला, जहाँ कुछ नहीं बना सकते, रह नहीं सकते। तो वो वहाँ बैठा हुआ था, उसने काला ट्रैक सूट पहना हुआ था, उसके सुनहरे बाल थे। उसने मुझे कहा कि आपके यहाँ कोई रशियन स्पीकर है? मैंने कहा हाँ, हमारा एक बंदा है। हमने उसको आगे किया, उससे उसने पूछा तुम्हारे पास हिंदी फिल्में हैं? हमने कहा हाँ, VCDs हैं, नून ज़माने में VCD चलते थे। आप भी लेके घूम रहे थे? हम लेके गए, करेंसी है VCD। अच्छा, को पता था ही चलती है? चलता है बकायदा, लोगों को दो, खुश होते हैं। हमारे पास तो कम से कम 100-150 थे हमारे वो पूरे के पूरे क्रू के पास। और उसने कहा कि आपके पास चाय है? मैंने कहा हाँ, हमारे पास चाय भी है, हमारे पास भी 4-5 किलो चाय थी। तो हमने उसको दी, चाय दी, और उसको बोला ये सिलेक्ट कर लो कौन से VCD चाहिए। तो उसने कहा मैं तुम्हारा ये सारा सामान लेके जाता हूँ, तो मैं दुशानबे तक छोड़ूंगा। अच्छा, बॉर्डर से वहाँ पे जा, उसकी राजधानी है हाँ, सीधा अंदर ले गया दुशानबे। तो भाई उसकी गाड़ी आ गई वहाँ पे, BMW 7 सीरीज 760 CSI। तो मैंने कहा ये गाड़ी कहाँ से आई है? तो कहता है कि ये गाड़ी जो है ये यूरोप से आती हैं गाड़ियाँ, फेरारीज आती हैं, लैम्बोर्गिनीज आती हैं, बीमर्स आती हैं, चोरी की चाइना जाती है। उन दिनों में चाइना जो है वो भी उभर के उठ रहा था, अभी 2001 में वो मतलब इतना डेवलप देश बना नहीं था, तो चोरी का माल वहाँ सब चल रहा था। अब तो वहाँ BMW की फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। तो वो बंदे की तनख्वाह $20 महीना थी और उसके पास में ये BMW 7 सीरीज गाड़ी थी। कहता था कि $10,000 लगते हैं इसकी सर्विसिंग के लिए, क्योंकि सारे पार्ट्स जो हैं बाहर से आते हैं, और BMW की सर्विसिंग तब वो थोड़ा कंप्यूटराइज हो रहा था, तो वो पकड़ भी लेते हैं कि भाई ये कहाँ जा रहा है। तो इसलिए मतलब, और जो मैकेनिक, ट्रेन मैकेनिक है, वो बहुत पैसे लेता था, मतलब गाड़ी को सर्विस करने और ये आदमी उसे दे पा रहा है, और वो उस जगह खड़ा है, और वो लेफ्टिनेंट था रशियन 201st मोटराइज्ड राइफल डिवीजन में। और उनका जो वो था, देवर गार्डिंग द बॉर्डर, उनके वो मतलब वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था ताजिकिस्तान का। तो ये ड्रग्स का जो धंधा है, उसकी जो मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो तब से ही पता चल रहे थे कि मतलब कोलैटरल बेनिफिट सबको हो रहे हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं इसके अंदर में। तो कमिंग बैक टू 2006, बिल्कुल, तो ये साथ में फिर पैसा आना शुरू हो गया। जब पैसा आना शुरू हो गया तो एक और यश खड़ा हो गया मुशर्रफ के लिए, वो था कि इंडो US न्यूक्लियर डील। और बुश ने तंग आके, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि अमेरिकन्स को कि ये तालिबान रिवाइव हो रहा है, और जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड जो उनकी है, जो सारे स्पेशल फोर्सेस को कंट्रोल करती है, उनके हाथ में एक क्वेटा शूरा का डॉक्यूमेंट आया, जिसमें कि पूरा का पूरा बताया गया था प्लान कि ये कैसे इन्फिल्ट्रेट करेंगे, कैसे घुसपैठ करेंगे अफगानिस्तान में पाकिस्तान से जो नियो तालिबान है। और उन्होंने इसको एनालाइज किया, टेस्ट किया, अपने एजेंट से पूछा
तो उन्होंने फिर ये वाइट हाउस में रिपोर्ट भेजी, पर वाइट हाउस में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई हमारा मकसद उसको पकड़ना है, उसामा बिन लादेन को, और अल कायदा को डिग्रेड करना है। बस हमें तालिबान से कोई, तालिबान जो कर रहा है, पाकिस्तान जो कर रहा है, ठीक है। तो जो 2006 में G20 की मीटिंग हो रही थी वहाँ पे शायद जापान में, तो G20 की मीटिंग हो रही थी, तो बुश और मनमोहन सिंह वहाँ पे मीटिंग में थे, और उनकी मीटिंग हुई और कुछ सिग्निफिकेंट बातें हुई। तो 7 जुलाई 2008 को जो 34th नॉट G20, G8 34th G8 समिट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मीटिंग प्रेसिडेंट बुश के साथ में हुई होक्काइडो जापान में। और ये अफवाहें चल रही थी, खबरें चल रही थी कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी पास होने वाला है, पहले तो लोकसभा में भी पास होने वाला है, और जब पास हो जाएगा तो अमेरिका में जाएगा और फिर ये कानून बन जाएगा। तो जिस दिन मनमोहन सिंह की मीटिंग प्रेसिडेंट बुश के साथ हो रही थी 7 जुलाई 2008 को टोक्यो में, होक्काइडो में, उसी दिन 6000 किलोमीटर दूर काबुल में 8 बजे सुबह एक 22 साल की उम्र के पाकिस्तानी हमजा शकूर, जो कि डायरेक्टरेट एस का ऑपरेटिव था, उसने एक टोयोटा कैमरी गाड़ी को इंडियन एम्बेसी काबुल में मारा, तो उसके गेट पे मारा, एक्सप्लोजन हुआ और उसमें 58 लोग मर गए, और भारत का जो मिलिट्री अटैचे था ब्रिगेडियर रवि दत्त मेहता, वो भी उसमें शहीद हो गए। तो ये पता चला उनको NSA के इंटरसेप्ट से, अमेरिकन्स को, कि शकूर एक डायरेक्टरेट एस का बंदा था, और ISI ऑफिसर्स ने उसका पूरा अटैक कोऑर्डिनेट किया था सब कमांडर्स के जरिए, जो कि हक्कानी नेटवर्क के थे नॉर्थ वजीरिस्तान में। और हक्कानीज ने ही शकूर को अपनी गाड़ी में डलवाया था और उसको काबुल में लेके गए थे, और वो ट्रेन हुआ था लश्कर तैयबा से। सो ये पूरी कहानी है। ये अंत नहीं है, कहानी और भी है। लेकिन हुआ क्या कि बातचीत थोड़ी लंबी हो गई, तो आपके वक्त का ख्याल रखते हुए इस एपिसोड को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। अगले पार्ट में इकबाल क्या क्या बता रहे हैं, एक झलकी देख लीजिए। पहले तो हशीश चलता था, कोकेन चलता था, हेरोइन चलता था, तो अब एक चौथा प्रोडक्ट आ गया अमेरिका में, विच वॉज क्रिस्टल मेथ। अब क्रिस्टल मेथ जो है ब्रेकिंग बैड, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड और अफगान ड्रग लॉर्ड जो थे, उनका वहाँ पे मिलन हो, मीटिंग हो गई, और फिर 2010 में पहला प्रोडक्ट क्रिस्टल मेथ का काबुल में आया टेस्ट मार्केटिंग के लिए। वही मेथ जब अमेरिका में जाएगा, वही टन, तो वो 40 मिलियन, मतलब कि 40 मिलियन हो गया आपका $4 करोड़। तो कहाँ 3,20,000 डॉलर और कहाँ $4 करोड़ एक टन का। चीनियों ने प्लान बनाया कि वो हमसे बदला लेंगे। अब आप ये समझिए कि उनके अंदर में जो हमारे प्रति खुन्नस है, जो खुंदक है, वो 1841 से लेके 2024 तक चल रही है। एक पुणे का व्यक्ति था डेविड ससून, उसने रिटेल आउटलेट्स खोले हुए थे शंघाई में, और शंघाई, मॉडर्न शंघाई का जो निर्माण हुआ है वो उसी के पैसे से हुआ। तो उन रिटेल आउटलेट्स में उनको बोलते थे ओपियम का अड्डा, अफीम का अड्डा। वहाँ जाके बिस्तर मिलता था, पाइप मिलती थी, वो चीनी पीते थे, सो जाते थे। जल्दी पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से के साथ आपके सामने होंगे, वो सुनिएगा, लेकिन साथ में सुनिएगा इकबाल चंद मल्होत्रा के साथ हमारी एक और बातचीत भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पिंड कमेंट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और बस अगली मुलाकात जल्दी होगी। ख्याल रखिए अपना, और आज तक रेडियो देखते सुनते रहिए।